जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 12 जून में जो पूछे गए क्वेश्चन थे वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ। टोटल ऑल शिफ्ट क्वेश्चन जितना भी पूछे गए थे, फर्स्ट में, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, तो सीधे चलते क्वेश्चन की ओर। जानते हैं इस बार एग्जाम्स जो लिए गए थे 75% क्वेश्चन जो थे रिपीटेड थे, जो कि अगले इसमें पूछे गए थे। ठीक है, शिफ्ट में तो वो क्वेश्चन सबको मैं छांट के जो जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो कि एक क्वेश्चन 4 बार रिपीट ना हो, एक ही बार वो कराया जाए, टाइम की बचत। ठीक है, तो चलते हैं आगे। यदि आप लोग सेशन से जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है। प्रगति प्रकृति जो है, संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। तो इसीलिए आप लोग संघर्ष करते रहिए, वही प्रकृति का आमंत्रण है। बाकी बात जीवन निखर जाएगा, वो समय पे छोड़ दीजिए। ठीक है, चलते हैं आज पहली क्वेश्चन पे। और एक बात बोलना चाह रहा हूँ, न्यू स्टूडेंट जितना भी है, जितना भी न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको ये सॉल्व जो मैं करा रहा हूँ सॉल्व, यदि ये लेंदी लगे, लंबा लगे यदि सॉल्व ये, तो घबराना नहीं है। वीडियो को लगातार आप प्रैक्टिस कीजिए। मैथ है ना, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है। आप जितने जिसमें इतना प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका निखार जो है उतना बढ़ेगा मैथ में। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जितना कीजिएगा मैथ में, उतना आपका सुधार आएगा। यदि अभी नहीं बन रहा है तो ध्यान से सुनिए इसको और कहिए। जैसे हम ये क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन आज बताए, तो ये क्वेश्चन, ये ऐसा थोड़ी है कि वीडियो देख के संतुष्ट होना, और कहीं ऐसा क्वेश्चन मिले तो जाके उसमें आप ट्राई कर सकते हैं इस विधि से। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 30% लाभ की उम्मीद थी। ठीक है, यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय इतना थी तो उसका लाभ क्या था। एक दुकानदार भाई साहब थे, वो बोल रहे थे कि जितना मेरा क्रय मूल्य है, मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया यदि मेरे पास है, तो विक्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य पे 30% प्रॉफिट का उम्मीद था, 30% लाभ का उम्मीद था। क्या मैं बोल सकता हूँ कि विक्रय मूल्य 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदे तो 130 रुपया में यदि बेचेंगे तभी तो 30% प्रॉफिट लाभ होगा। ठीक है, तो इसका लाभ कितना हो गया 100 में, 100 में 20 लाख, सॉरी 30 लाख हो गया। ठीक है, 100 लिया, 130 में दिया तो 30 रुपया फायदा हुआ। ठीक, एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय 2938 थी। यदि जब हम 100 रुपया क्रय मूल्य माने तो मेरा इतना विक्रय मूल्य हुआ 130, लेकिन ये संख्या रूप के रूप में कितना है 338। क्या मैं बोल सकता हूँ 130 का वैल्यू मेरा इसके बराबर आ जाएगा, 30 का वैल्यू इसके बराबर। तो पूछा क्या गया है, लाभ क्या होगा, तो लाभ का वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना था। तो 130 का वैल्यू इतना आ गया, तो एक का वैल्यू कितना आएगा 2938। आप बोलिएगा 130 से डिवाइड कर देंगे, एक का वैल्यू आ गया। हमको चाहिए कितना, 30 का वैल्यू। लाभ पूछ रहा है ना, यदि क्रय मूल्य पूछता तब 100 से गुना करते, क्योंकि 100 का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ लाभ पूछ रहा है तो 30 का, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तेरे से ये चला जाएगा ना, 226। इसका आंसर आप लोग के साथ आ गया 678, यानी 678। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य, इस तरह क्वेश्चंस बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह क्वेश्चंस आ जाए तो सिर्फ आप क्रय मूल्य को 100 मानिए, बाकी बाद आपका कहानी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य पूछते तो क्रय मूल्य 100 से यहाँ गुना कर देते, मेरा क्रय मूल्य निकल जाता है। ये मेरा लाभ निकला, टोटल लाभ रुपया में। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यदि ए की आयु का 5 गुना बी की आयु में जोड़ा जाता है। ठीक है, ए की आयु का 5 गुना बी में जोड़ दिया तो योग 95 पुरवा दिया। ठीक है, यदि बी का आयु का 2.2 गुना, यानी 2.2 गुना बी का आयु ए में जोड़ दिया जाता है, ए को कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, इसमें ए में जोड़ दिया जाता है तो उसका आयु 63 होता है। तो बी की आयु वर्षों में क्या हो। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को आप दो मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड है, जिस तरह सवाल बोलते जा रहा है उस तरह आप करते चलिए, एक अच्छा बच्चा की तरह। जैसे जैसे ए की आयु का 5 गुना बी की आयु में जोड़ा जाता है। ठीक है, पहले एक बार बता देते हैं लॉन्ग विधि से आप लोग को, फिर इसके बाद शॉर्ट ऑप्शन से बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, ऑप्शन से तुरंत 2 सेकंड में। ठीक है, ए की आयु का 5 गुना, तो क्या मैं 5 ए लिख सकता हूँ। ए की आयु के 5 गुना मान लेते हैं हम, ए की आयु को ए मान लेते हैं। ठीक है, इसका 5 गुना तो क्या मैं 5 ए, और बी में जोड़ा जाता है तो इसका आयु 95 साल हो जाता है। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, और यदि बी का आयु का 2.2 ए में जोड़ा जाता है, ए में जोड़ रहा है कितना 2.2,
टू किसकी आयु, बी की आयु का 2.2 गुना कितना हो जा रहा है, 63। यहाँ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, ये आ गया आपका 63 आयु, इसका 2.2 भाग जा रहा है, इसका ये हो रहा है। तो क्या मैं यहाँ से बी की आयु निकाल सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से बी की आयु निकाल सकता हूँ, तो हाँ निकाल सकते हैं। तो बी बराबर क्या होगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी बराबर 95 माइनस 5 पे हो जाएगा, हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा ना, ठीक है। इसका भी यदि हम बी का वैल्यू निकाले तो कितना निकलेगा, तो 63 माइनस ए अपॉन 2.2, क्या मेरा ये बी का वैल्यू निकला, क्या मेरा ये बी का वैल्यू निकला, 63 माइनस ए अपॉन 2.2, बी का वैल्यू। अरे एक जगह बी का वैल्यू ये भी आ रहा है मेरे पास, तो क्या मैं ये दोनों वैल्यू बराबर मेरा हो जाएगा, अरे बी भी जब बराबर है तो इसके दिया गया जो भी संख्या वो भी तो बराबर होना चाहिए। तो 95 माइनस 5 पे बराबर 63 माइनस ए अपॉन 2.2, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, यदि आप इसको गुणा करते हैं इसमें, यदि गुणा करते हैं तो आपका आ जाएगा 209, इसको गुणा करते हैं 2.2 गुना 95, ठीक है, माइनस 2.2 को 5 से गुणा कीजिएगा तो 11 ए आ जाएगा बराबर 63 माइनस ए, ठीक है, यहाँ समझ गए। ए माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस, इधर ऑलरेडी माइनस 11 11 ए है, तो माइनस 10 ए हो जाएगा बराबर, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, इधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में बड़ी संख्या आएगा तो ये माइनस में उत्तर आएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस में 641, ठीक है, ये आपका आ गया ना। ए का वैल्यू ये माइनस में आ गया, तो माइनस माइनस चला गया, तो ए का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 14.6, समझ गए, समझ गए। जब ए का वैल्यू आपके पास दिया गया है 14.6, तो क्या आप यहाँ से, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है, ए का वैल्यू क्या दिया गया था, जो बताए थे 14.6 दिया गया था, ठीक है। ए का वैल्यू जब दिया गया है आपको, तो क्या आप बी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं, कितना, ए के आयु के 5 गुना था, अब प्लस बी के आयु में जोड़ रहा था तो 95 पूरा था ना, तो ए का आयु कितना है 4.6, 4.6 को यदि हम 5 करें, क्योंकि यहाँ 5 पे है ए का वैल्यू इतना, तो 5 ए का वैल्यू कितना, ठीक है, तो कितना बोलेंगे 73 प्लस बी इजकल टू 95, तो बी बराबर यहाँ से वैल्यू इसका निकल के आ जाएगा माइनस जाके कितना 22 साल, तो यही पूछ रहा था 22 साल, ठीक है। ये रहा आपका लॉन्ग विधि, जो जिस तरह बनाया जाता था क्वेश्चंस की विधि जान, इस बाकी बात ऑप्शन से यदि आप देखते हैं, ऑप्शन से, तो मान लेते हैं कि दोनों किसका आयु पूछ रहा था, बी का आयु पूछ रहा था, तो मान लेते हैं ऑप्शन से, हम वो ऑप्शन आप ऊपर से करते आते कुछ समय लगता नहीं है, मान लेते हैं बी की आयु, अभी समय के लिए हम मान लेते हैं डायरेक्ट आंसर को, ठीक है, बी का आयु 22 वर्ष है। तो यदि हम ऑप्शन से कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो ये इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए, ये सब ये जो बोल रहा है ये बराबर होना चाहिए, ये प्रूव्ड होना चाहिए कि हाँ वो सच है। जैसे 5 ए था, अब प्लस बी था, तो इसका योग 95 हो रहा था, ठीक है, हो रहा था ना, बी की आयु बोल रहा है ना, बी की आयु, सॉरी इस समीकरण से नहीं, पीछे नीचे वाला का लीजिए, यदि बी की आयु के 2.2, तो 2.2 बी प्लस ए में जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता था इसका 63, तो यदि हम यहाँ से बी ले लिए, मान के चलिए हम ऑप्शन से उठा लिए, बी की आयु 22 साल, तो क्या मैं 22 गुना 2.2 भी यहाँ लिख सकता हूँ, ये लिख देते, प्लस ए बराबर 63, क्या मेरा ये यहाँ से आ जाता वैल्यू, आ जाता ना, तो ये कितना आ गया, ये 10 चले जाएगा, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा इधर, तो ये 44 है ना, 44 को 8 करना 484 ना हो जाएगा, तो 9 गुना करेंगे तो 484, ठीक है, 484 ये है, तो ए का वैल्यू इधर जाकर माइनस हो जाएगा 48.4, ठीक है, इसमें माइनस कर दीजिए 48.4, तो जो भी इसका आएगा 48.4 करके माइनस करके ए आ गया, ए का मान के चलिए आ गया मेरा वैल्यू कितना,
ए का वैल्यू कुछ आया होगा एक्स, वाई का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया, यही इसमें जाके इसमें आपको अप्लाई करना है। 5a प्लस बी, ए का वैल्यू रख देना, उसको देखना क्या 95 के बराबर आता है। यदि 95 के बराबर आ रहा है तो 100% सही है आपका। ठीक है, ये रहा ऑप्शन से। चलते हैं और किसी वीडियो में ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, किसी और वीडियो में ऑप्शन से बढ़िया से कर देंगे, वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शक्ति में कमी के कारण, ये शक्ति है, मानव शक्ति में कमी के कारण एक कारखाने के उत्पादन में 20% कम हो जाता है। तो मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, कोई काम कर रहे थे, कोई कारखाना थे, उसमें कुछ आदमी काम कर रहे थे, उसमें शक्ति या तबीयत, बुखार, खराब बहुत तरह होता है काम, वो तो खराब हो गया था कुछ कुछ एम्प्लॉय का। तो वो जो कारखाने में जो उत्पादन जो करता था ना, उसका 20% कम कर दिया वो। जो उत्पादन, मान के चलिए एक कारखाने में 2 आदमी 100 जूते वो बना रहे थे, और उसमें तबीयत उबियत खराब होने के कारण वो मात्र 20% कम यानी 80 जूते ही बना रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है, तो मान लेते हैं कि 100 रुपया था, मतलब 100 करता था। ठीक है, लेकिन 20% कमी हो गया, कहीं ना कहीं ये 80 करेगा। ठीक है, तो मूल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्य के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। अरे भाई, जितना समय देगा तो उतने तो कार्य करेंगे हम। समय कम देंगे कार्य कम होगा, समय ज्यादा देंगे कार्य ज्यादा होगा। समझ गए। तो कितना परसेंट की वृद्धि करना होगा इसको, तो 20% की वृद्धि करना होगा। किसके प्रेजेंस में, किसको रख के वृद्धि कर रहा है, तो 80 पे वृद्धि हो रहा है ना, इसको रख के इसी से वृद्धि हो रहा है। यदि कम होता तब बोलते कि कम हो रहा है, इससे कम हो रहा है, लेकिन वृद्धि 80 से हो रहा है, तो वृद्धि करना 80 गुना, तो यहाँ से आ जाएगा 25%। करेक्ट आंसर बी। समझ गए। और ऐसे भी ये सब क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट्स तो समझते हैं, यदि 20% कम है तो 20 बेटे 80 गुना 100 कर देते हैं। 20% अधिक होता है तो 20 बेटे 120 गुना 100 कर देते हैं। ये जानते हैं लेकिन पता नहीं कैसे है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है। ए बी का वैल्यू है ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए का वैल्यू बी से बड़ा है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, बेटे ए प्लस बी का वैल्यू बताना है। तो पहले इस तरह क्वेश्चन आए अलजेब्रा का, तो सबसे पहले आप वैल्यू इनपुट मतलब मेथड देखिए, यदि वो सक्सेस हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो लास्ट में है। यदि हम इसको 6 मानते हैं, ए मानते हैं, सबसे मैक्सिमम तो यही होगा गुणनफल के बाद। ठीक है, 6 का 6 6। यदि इसका स्क्वायर करते हैं क्या 83 आएगा, 36 एक 37 से आ रहा है, 83 कहाँ आ रहा है, तो मतलब ये वैल्यू पुटिंग नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, तो फार्मूला यूज करते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है, ए बी का भी दिया गया है, तो आपको लगाना है क्या इसका वैल्यू नहीं हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ये हो जाएगा 2ab, क्या ये हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान आप दिया गया है क्वेश्चन में, कितना है 83। ठीक है, प्लस 2ab यानी 6 दूनी 12, क्या मैं वो बोल सकता हूँ इसको 85। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 85 आया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए प्लस बी बराबर जो आएगा रूट अंडर 95 आएगा, यहाँ जगह 95 आएगा, 95 आएगा। तो रूट अंडर 95 यानी ए प्लस बी का मान निकल गया मेरा 95। तो एक बार यहाँ से निकाल के आपको एक बार ऑप्शन की ओर जाना है, तो रूट 95 किस ऑप्शन में है, रूट 95 किस ऑप्शन में है। ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि रूट अंडर नहीं है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये रूट अंडर नहीं है, दो गया, 50% मामला बचा है मेरे पास। ठीक है, ये तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, ऊपर वाला जरूरी है इसको सॉल्व करना, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या हो जाता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब ये आया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहीं ये ना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, यहाँ प्लस हो रहा था वहाँ माइनस होगा, यानी 83 में 12 जाएगा, तो कितना आपके पास बच जाएगा 71। क्या ये रूट अंडर में भी होगा, जी हाँ रूट अंडर में होगा। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर रूट अंडर 71। ये यहाँ से आपका निकल गया, तो देख लीजिए रूट अंडर ये है, ये आपका उत्तर। ठीक है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला लग रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 8 अंकों की संख्या दिया गया है, संख्या 4 से विभाज्य है, ठीक है, तो p के अधिकतम मान क्या है, p का अधिकतम मान क्या है। तो सबसे पहले 4 से कोई भी संख्या विभाज्य होगा मेरा भाई, 4 से कोई भी संख्या विभाज्य हो, कोई भी, तो वो संख्या का
दहाई डिजिट तक डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मान के चलिए ये मेरे पास संख्या है, तो 4 से डिविजिबल क्या लिखा है, ये अंक 2 से भाग लग रहा है पूरी तरह, तो हाँ ये 2 लग रहा है, यानी कि ये 4 से डिविजिबल है। तो पूछा गया है पी के जगह मान मैक्सिमम मान क्या रखे, अधिकतम मान, न्यूनतम मान नहीं बोल रहा है। तो आप 0 1 2 रख के स्टार्टिंग करके समय खपत मत कीजिए, और यदि 1 2 रखते हैं तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। अधिकतम मान, यानी अधिकतम यहाँ क्या हो सकता है, अधिकतम 9 भी हो सकता है। यदि संख्या 9 रखने से कट जाए तो 9 भी हो सकता है ना। तो क्या 9 रखने से 4 से जा रहा है, देख लीजिए। कभी नहीं जा रहा है। हाँ जा रहा है, तो जा रहा है। 9 रखने पे मैक्सिमम संख्या 9 रखने पे जा रहा है। देखिए 988 यदि डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो ये तो चले जाएगा 2 बार में, फिर ये चले जाएगा 4 बार में, 16 2 बचेगा, 4 सत्ते 28 चला जाएगा, तो मैक्सिमम संख्या 9 ही होगा ना। मैक्सिमम संख्या आपका 9 होगा। अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम। यदि यहाँ न्यूनतम पूछता तब हम 0 से स्टार्ट करते, 1 से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट करते होता है ठीक है, नहीं तो 1 से स्टार्ट करते। न्यूनतम संख्या पूछता है तो 1 से हम स्टार्ट करते, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब ये अधिकतम पूछ रहा है तो अधिकतम 9 लेंगे। चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि ब्याज 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से छमाही आधार पर संयोजित किया जाता है तो 60,000 की राशि 1 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा। 18% वार्षिक है, 18% वार्षिक है, लेकिन बोल रहा है छमाही, मतलब 18% तो ये सालाना दे रहा है कि 18 कोई भी मेरे पास पैसा लगाइएगा तो हम 18% लेंगे। लेकिन ये बोल रहा है दर छमाही के आधार पर दिया जाता है, मतलब 6 6 महीना में लगता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 9% रेट हो जाएगा। ठीक है, 9% रेट हो जाएगा, आधा 6 माही, 2 से डिवाइड करना होगा आपको, ठीक है। और समय क्या, 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो लग रहा था 6 मंथ, 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, सॉरी 1 वर्ष बाद, तो लग रहा था मेरे पास 6 महीना, 6 महीने लग रहा था ना, 6 माही लग रहा था। तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 1 साल में कितनी 6 माही आएगा, तो 2 बार आएगा ना। 1 साल में 12 महीना, तो 6 महीना 6 महीना 12 महीना, यानी कि हम इसको 2 साल काउंटिंग कर सकते हैं। बस 9% कर दिया गया है, रेट आपके पास 9% है, टाइम आपके पास दिया गया है, बस कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। इसको चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, ये राशि 1 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तब तो मिश्र धन पे पहुंचेंगे, ब्याज निकलेगा मूलधन में जोड़ेंगे तब ये तो मिश्र धन के पास जाएंगे हम। तो 9/2 ईयर्स के लिए क्या होता है, तो आपको बताए थे एसआई कर देना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑब्लिक आर स्क्वायर। ठीक है, आर मतलब रेट। तो एसआई क्या निकल के आएगा इसका, तो एसआई डायरेक्ट आप लोग जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट और समय को गुणन कर दीजिए, 9 दूनी 18। ठीक है, 18 आ गया। रेट कितना है 9, इसका स्क्वायर कीजिए 81। ठीक है, अब 2 अंकों के बाद जो आगे संख्या आएगा ये इसमें ऐड होगा, इसमें कुछ संख्या नहीं आ रहा है तो ऐड नहीं होगा इसमें, तो 18.81 आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया ये आपका। ठीक है, तो मेरे पास कितना दिया गया था राशि कि जमा करना है, 60,000 दिया गया था। तो हम जानते हैं कि इतना परसेंट जो है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इतना परसेंट इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 4 चले जाएगा, 10% नीचे जाएगा और 2 दशमलव से, तो 4 चले जाएगा, कितना आ जाएगा, 6, 4 आ जाएगा, आ जाएगा ना, हाथ में 4 आ जाएगा, फिर अच्छा 48 4 2 5 आ जाएगा, 5 11 आ जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 11,286 सिर्फ मेरा ब्याज आएगा। और मिश्र धन निकालना है तो ब्याज में इसको जोड़ना, यदि 60,000 में जोड़ते हैं तो लास्ट में 6 86 आएगा, 86 लास्ट में एक ही ऑप्शन में, यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। ये कंपाउंड इंटरेस्ट यदि आप इंटरेस्ट निकाल लेते हैं ना तो फिर खेल कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मूलधन में उसको उतना परसेंट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी मिश्र धन आपका निकल सकता है। यहाँ से मिश्र धन कैसे निकलेगा आपका, देखिए कैसे निकलेगा। अरे यार ये बार बार क्यों हो रहा है, यहाँ से मिश्र धन 18% था। ठीक है, फिर से एक बार कर लेता हूँ, 18% था, 2%, ये तो 9% हो गया। यदि एक समय था तो 6 माही था, 2 करेंगे तो कितना, 2 ईयर्स के लिए, तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया था मेरा, 9 दूनी 18 और 9 नमा 81, कितना परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट आया था। ठीक है, तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना में, 100 मन,
100 में ये मानते हैं, 100% को मानते हैं, तो 18% को, यदि 100% हम मूलधन को मेरे भाई माने तो 18% ही तो निकल रहा है इसका ना। ठीक है, तो यदि इसको हम ऐड कर देंगे, क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका मिश्र धन जो आ जाएगा 118.18% आ जाएगा। यदि जितना मेरा दैनिक राशि दिया था इन्वेस्टिंग के लिए, इतना दिया था, इसका यदि हम 118 पॉइंट निकाल लें, इसका यदि निकाल लें, तो ये मेरा मिश्र धन आ जाएगा। इसको गुना कीजिएगा, ये डायरेक्ट आपका यही संख्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप तो बता ही दिए। ठीक है, तो जैसा आप अप्लाई कीजिए वैसा ये आ जाएगा। डायरेक्ट 118 108 कर दीजिएगा तो मिश्र धन पे चले आइएगा आप। यदि ऐड नहीं कीजिएगा तो ये आपका सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, ये मिश्र धन हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक चतुर्भुज ए बी सी डी में कौन ए 53 डिग्री, कौन बी, कौन होगा इसे ये, ठीक है, और कौन सी जो है 60 डिग्री, और कौन डी जो है के समद्विभाजित बिंदु ओ पर मिले हैं, तो कौन डी ओ सी कितना होगा। पहले चतुर्भुज बना लेते हैं। एक चतुर्भुज बना लिए, ये ए है, ये बी है, इसको सी मान लिए, इसको डी मान लिए। ठीक है, कौन ए 53 है, ये कौन मेरा 53 दिया गया है। कौन बी 46 है, ये 46 दिया गया है। कौन सी डी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। ठीक है, सी और डी, ये जो समद्विभाजक यहाँ करेंगे, यही विभाजित करेंगे, इसी ओ पर मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं, तो इसको हमने ओ मान लिया। ठीक है, तो डी ओ सी का वैल्यू क्या होगा, डी ओ और सी, ये एंगल पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू आपको ज्ञात करना था। ठीक है, वो वैल्यू आपको ज्ञात करना था, ये वैल्यू। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, ए बी सी डी, चारों कोनों का योग 360 डिग्री। अरे चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो दो भुजा का दिया गया है ए और बी, यदि ये दोनों को जोड़ के हम 360 में घटा दें, क्या हम बोल सकते हैं कि जो भुजा बचा होगा ये इसका और इसका निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा, तो योग कीजिए कितना होगा, कौन ए अब प्लस कौन बी कितना है, तो ये 9 है, और ये 9 है, 99, 99 है ना, 99 है। तो क्या मेरे पास कौन, कौन सी, कौन सी अब प्लस कौन डी निकल के आएगा। मान लेते हैं सपोज डेट के लिए ये 100 संख्या मेरा ये डायरेक्ट जाता है तो 260 आता, लेकिन एक कम जा रहा है तो यानी 261 आएगा। ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं, सी डी 261 आ गया आपका, आ गया ना 261। ये सी और डी दोनों कोण 261 है। ठीक है, दोनों कोण 261 है। तो क्या ये मेरा आधा कोण नहीं है, यहाँ से समद्विभाजित जो विभाजित हो रही है, तो आधा इधर से चला जाएगा, आधा इधर से चला जाएगा, आधा इधर, आधा इधर, मतलब हम बोल सकते हैं कि सी डी का आधा जो होगा, तो कोण ओ डी सी और ओ सी डी के प्लस होगा। ठीक है, होगा ना, तो इसको आधा यदि हम कर देते हैं, तो कोण ओ डी सी प्लस कोण ओ सी डी का वैल्यू जो आएगा 2, 3, 5 आ जाएगा, 130 + 5 आ जाएगा, 130 + 5। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि एक त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये त्रिभुज का। जब ये वैल्यू निकल गया 130 + 5, ये वैल्यू निकल गया, तो इसका तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में आप यदि ये दोनों वैल्यू जो मेरे दोस्त ये दोनों जोड़ के है ना, ये कोण और ये कोण का वैल्यू ये दोनों ऐड करके दिया गया है, तो क्या 180 में यदि हम ये माइनस करते हैं दोनों, तो क्या मेरा ये कोण नहीं निकल जाएगा। तो -130.5 कर दीजिए ना, कितना निकल के आ जाएगा, ऐसे तो 50 जाता लेकिन 0.5, ये आपका उत्तर निकल के आ गया ना, 9.5 डिग्री। ठीक है, तो स्किप करने से पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए और एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको सरलीकरण करना है आपको, तो सबसे पहले अपनाने के लिए बोर्ड मास का सहारा लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करिए। सबसे पहले ब्रैकेट में कौन ब्रैकेट, तो छोटी ब्रैकेट, तो छोटी ब्रैकेट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो ये भागफल है 4 बार में चले जाएगा। ठीक है, ये 4 बार में आ गया। इसके बाद फिर मझली ब्रैकेट का काम किया, भाग को इधर कुछ नहीं करना है, मझली ब्रैकेट के अंदर का काम किया, तो 4 इसमें जाएगा तो 68 आएगा। ठीक है, 4 इसमें जाएगा तो 68 आएगा। ठीक है, 68 आ गया। तब 68 इसको डायरेक्ट लिख ही देते हैं, यदि ये जाएगा तो ये 4 आ गया। अब 72 में 4 जाएगा तो कितना होगा, ये 68 आ जाएगा।
और 68 से डिविजिबल है और 5 इधर प्लस है, तो सबसे पहले भाग का काम क्रिया करेंगे। 17 और 17 5 22, यानी यहाँ तक मेरा जो ये संख्या निकल के आया टोटल 22, और इसमें 57 ऐड करना है, तो 9 7 79, ये आपका उत्तर है। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया। तो इसको देख लीजिएगा, पहले छोटी ब्रैकेट काम क्रिया, फिर मंझली ब्रैकेट काम क्रिया, तब फिर बड़ी ब्रैकेट काम क्रिया। ठीक, सरलीकृत करें, ये संख्या दिया गया है, इसको आपको करना है, चाहे वो फॉर्मूला से कुछ भी करिए, ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन आंसर चाहिए। कैसे कीजिएगा आप, अब वो भी 1 मिनट 2 मिनट के अंदर। क्या फॉर्मूला लगाइएगा। तो इस तरह सवाल में हम आपको बताए थे कि वैल्यू पुटिंग का मेथड आप अपना सकते हैं। एक्स का वैल्यू, जेड का वैल्यू, माफ कीजिएगा, जेड का वैल्यू और वाई का वैल्यू आपको रखना होगा, वो संख्या रखना होगा, इसका वैल्यू वो संख्या मन में सोच के रखना होगा, वो संख्या वैल्यू रखना होगा जो मेरा कैलकुलेशन सबसे कम से कम। तो यदि जेड का वैल्यू मेरे भाई यहाँ दो रखते हैं ना, तो 4 से यानी 300 प्लस जाता, गुना भाग करने में दिक्कत होगा, तो जेड का वैल्यू हम सपोज डेट के लिए 0 मान लेते हैं। ठीक है, 0 मान लिए जेड का वैल्यू, जेड का वैल्यू 0 मान लिए, और वाई का वैल्यू हम 1 मान लेते हैं। 0 मानने पे ये होगा, कैलकुलेशन संख्या अधिकतम कट जाएगी, 0 हो जाएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, समय परेशानी नहीं होगा। तो इसका वैल्यू क्या निकल के आता है, ये यदि पुट करने पे जेड का मान यदि 0 रखे तो ये 0 चले जाएगा, माइनस रहेगा सिर्फ, और ये 1 करेंगे तो -9 का स्क्वायर, जानते हैं माइनस में हो या प्लस में हो, स्क्वायर हमेशा प्लस में होगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो गया 81। ठीक, प्लस जेड का मान 0 था, तो ये मेरा 0 हो गया, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म था, ये खत्म हो गया, तो इसका मान 1 रखे हैं, तो इसका मान 9। ठीक है, माइनस इसका मान हम 0 रखे थे, क्यों रखे थे, क्योंकि ये बड़ी संख्या था, इसका वैल्यू 0 हो गया, तो ये 0, तो कितना यहाँ से आ गया 90। यानी इसका सरलीकरण करने के बाद मेरा कितना उत्तर आया, जीरो, जेड का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 1 रखने पे तो कितना उत्तर आया, 90 आया ना मेरे भाई। तो जेड का 0, वाई का 1 वैल्यू इसमें रखने के बाद किसमें 90 आएगा, वही आंसर होगा आपका ना। तो सबसे पहले ए में शुरू करते हैं, जेड का वैल्यू 0 रखे तो ये गया, तो 81, 81 का स्क्वायर बताइए कितना बड़ा स्क्वायर हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, जेड का वैल्यू 0 ये गया, इसमें भी रखते हैं, ये बहुत बड़ी संख्या आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें चलते हैं, इसमें 0 ये भी, इसमें यदि y का वैल्यू कितना रखे थे, 1 95, ये भी नहीं होगा, 90 चाहिए हमको, 95 हो रहा है। यदि इसका वैल्यू रखते हैं 0 और 90, y का मान 1 था, 1 करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 यानी 90, ये मेरा आंसर है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे प्रूव हो रहा है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुटिंग मेथड अपना सकते हैं। ये सब क्वेश्चन देते हैं जानबूझ के, क्वेश्चन उलझाने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 क्रमिक छूट गया, क्रमांतर छूट दिया गया है, उसको एकल छूट बताना है, इसका एकल छूट कितना होगा। जैसे कोई कपड़ा लेने गए आप, डायरेक्ट कोई बोला कि नहीं नहीं, एक काम कीजिए, पहले हम इसमें 20% छूट देंगे, फिर 10% छूट देंगे, फिर 3% छूट देंगे। आप थे होशियार, अब डायरेक्ट बोले नहीं भाई, हमको डायरेक्ट एकल छूट चाहिए, हमको 1% बताओ कितना छूट देना हो, बताओ तो एक अंक में, ये 3 4 करके नहीं, तो आपको एकल अंक बताना। ठीक है, 29% यदि छूट दे दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 71%। ठीक है, 28% छूट दिया, तो कितना बचा 100 में, 100 में कितना बचेगा 72% बोल सकते हैं। यदि 13% छूट दे दिया, तो कितना बचेगा 87% बचेगा ना। डिविजिबल बाय आपको 200 से भाग देना। ठीक है, इसको, ठीक है, तो ये देखिए गुना करने में कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना गुना करती है। और इसको ये करने को देखिए, इसका एक फार्मूला भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। यदि एक्स वाई जेड परसेंट यदि डिस्काउंट दे रहा है, तो इतना इतना परसेंट दे रहा है, तो 100 में माइनस करके इसको जो भी उत्तर आएगा एक्स वाई जेड लिख देना है, 100 से भाग दे दीजिएगा, और जो भी इसका उत्तर आएगा उसको 100 में माइनस कर दीजिएगा, एकल छूट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मतलब डायरेक्ट आंसर लाने के लिए आपको बोले, बाकी बात ये मेथड
बेसिक है, इसको समझाने में भी आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली बताया आपको ऐसा मेथड लगाना। ये देखिए ये संख्या इतना, क्या ये पॉसिबल है गुणा करना एग्जाम हॉल में? कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसको की करते हैं, इसको हम 70 मान लेते हैं अप्रॉक्स में। 70 मान लिए, ये 72 है, इसको भी हम 17 मान लिए, ठीक है। 87 हम इसको 90 मान लिए। चलो भाई इधर कम किए उधर बढ़ा दिए। 100, 100, तो ये क्या दो चले जाएगा, क्या ये एक बार में जाएगा? इसको यहाँ गुना कीजिएगा, आसानी होगा इसीलिए बताए। 63 हो जाएगा, 63 7 यानी चार, एक हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और एक से दशमलव दीजिएगा तो ये यानी 44.1 इसका आएगा। इसको आपको 100 में माइनस करना है, जैसे हम आपको बताए थे। माइनस कर दीजिएगा तो 9.55 यानी 55.9 के अप्रॉक्स आएगा। आएगा तो कम ही, 55.9 से कम ही आएगा, अप्रॉक्सली में थोड़ा मोड़ा, तो 55 एक ही होती है यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन जब देता है ना तो उत्तर जो है ना थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा विशेष करके, ताकि बच्चा इसको आसानी से मान के निकाल सके, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 100 पदों का माध्य और मानक विचलन दिया गया है 50 और 3। तो 100 पदों के वर्गों का योग कितना होगा? ये एनटीपीसी में पूछा गया, ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में और ये 12th लेवल में भी आएगा। तो जो बच्चे 12 वाले देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, एक आपको फार्मूला बता देंगे, बस फार्मूला से आप बना सकते हैं। कैसे? यदि 100 पद है, ये पदमा है ना, यदि ये 50 है, ये है, ठीक है, तो 100 पद तक निकालना है हमको ना। स्क्वायर में पूछ रहा है, वर्गों में कुछ नहीं कीजिए, ये माध्य है, माध्य है ना, माध्य का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा? 2500। ये क्या विचलन है? माध्य का स्क्वायर प्लस विचलन का स्क्वायर कीजिए, 3000, सॉरी 3 स्क्वायर, ठीक है। कितना ये आ जाएगा? तो आप बोल दीजिएगा 2509 आ जाएगा, और जितना आपको, जितना पद है, जितना संख्याएं हैं, उसको गुना करना। तो ये आपका उत्तर डायरेक्ट 250 900 आ जाएगा, ठीक है। 2,50,900 रुपया, ठीक। तो आप ये यहाँ से योग भी लिख सकते हैं। योग लिख सकते हैं आप, ये क्या बोलते हैं, माध्य, माध्य का स्क्वायर प्लस विचलन का स्क्वायर, हाँ प्लस कर दीजिएगा इसको, धन का स्क्वायर अगुना पद, पद। ये 100 पद था तो 100 से गुना करना, या 300 पद था 300 से गुना करना होता है, यदि वर्गों का योग पूछे तो वर्गों का योग, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आयताकार टीन शीट 32 सेंटीमीटर लंबी और 14 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसे इतनी लंबाई के एक साथ बेलन बनाने के लिए डाला जाता है, ठीक है। आयताकार टीन दिया गया है, अब इसको बोला गया है इसी लंबाई के साथ आपको बेलन बनाना है, जिसके विपरीत किनारे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, मतलब फुल बेलन अधिकतम समाहित होना चाहिए उसमें। एक आयत था आपके पास, बोला गया ये आयत है, ये 32 मीटर ये लंबाई है और 14 मीटर इसका चौड़ाई है, ठीक है। इसमें एक लंबाई के बेलन बनाना है, आपको इस बेलन में कन्वर्ट करना है, इस बेलन में कन्वर्ट करना है इसको। ये बेलन है आपका, इसी साइज का बनाना, इसी को फोल्ड करके आपको बेलन बनाना है, इसी को फोल्ड करके। तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो लंबाई है मेरा, यदि हम इसको फोल्ड करेंगे मेरे भाई, इसको यदि फोल्ड करेंगे, तो क्या ये मेरा 32 मीटर लंबाई ये इसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि लंबाई वहाँ जो, वो तो सर्कल में, वो तो है तो आयत के रूप में, लेकिन इसमें आप लौटाएंगे तो ये सर्कल के रूप में लौटेगा। तो सर्कल, क्या मैं बोल सकता हूँ ये मेरा 32 मीटर होगा? तो क्या मैं इसको परिधि नहीं बोलता हूँ? तो एक बेलन का परिधि है ये परिधि है ना, परिधि का निर्माण करता है ना। तो परिधि क्या है? 2 पाई आर, कितना है? 32 मीटर। अरे परिधि मेरा ये है तो परिधि का ये 2 पाई आर, परिधि तो निकालते हैं, इसका वैल्यू तो 32 मीटर दिया गया कि नहीं, परिधि है ये। यदि आप इसको परिधि मानते हैं तो परिधि ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो पाए देखिए, ऑप्शन में सब में पाए है, आंसर के ऑप्शन में सब में पाए है, पाए से छेड़छाड़ नहीं करना है, दूसरे इसको घटाइए 16, तो त्रिज्या यहाँ से 16/पाए निकल के आ जाएगा ना, त्रिज्या 16/पाए निकल के आ गया। और हाइट आपके पास दे, ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है? जैसे आयत का ये जो मेरा था, ये जो यदि फोल्ड होगा, मान के चलिए ये गोलाई में फोल्ड हो गया, तो ये जो बनेगा, तो इसी का तो यहाँ बनेगा ये वाला, इसी का तो बनेगा, ये तो ऊंचाई का तो निर्माण करेगा, चौड़ाई का, मतलब आयत का चौड़ाई बेलन का ऊंचाई का निर्माण करेगा। तो ऊंचाई आपके पास दिया गया है कितना? 14। बस बेलन का आयतन ज्ञात करना था। अब क्या था? बेलन का आयतन आप लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर आर एच हो जाता है, पाई से बोले, यदि पाई है तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है।
आर कितना है, 16/π का होल स्क्वायर है, क्या मैं 16/π लिख सकता हूँ, ठीक है। और ऊंचाई कितना है, 14 है, तो 14, ठीक है। इसको यहाँ से उड़ा दीजिए आप। अब कितना आ जाएगा, यदि इकाई अंक भी गुना करते हैं, 6 चौक 24 और 24 चौक यानी 4 चौके 16, जो भी उत्तर होगा, हाँ हाँ, जो भी उत्तर होगा इकाई अंक पे 4, और नीचे तो बेटे पाए होगा ही। तो इकाई अंक पे 4, ये तो 8 है, ये 2 है, इकाई अंक पे 4 यही हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि यदि ये संख्या को गुना, ये देखिए ऐसा इसीलिए बता रहे हैं कि वहाँ गुना करने का आपको समय न देना पड़े। आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं इकाइयों अंक से, यदि ऑप्शन में अलग अलग है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट मैं यहाँ लिख सकता हूँ। इसको गुना जब कीजिएगा आप, 16 × 256 × 14 कीजिएगा तो 3584 आएगा बेटे, भाई यही आपका उत्तर, ठीक है। बस बेलन का आयतन निकालना था, ऊंचाई भी नहीं था, उथी भी नहीं था, इसको सिर्फ कन्वर्ट करना था आपको बेलन में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। के का 20% 10 के 1200% से 10 कम है। के का 20%, 20% का वैल्यू कितना, 1/5, अरे 20/100 करेंगे तो 105, यदि 1 को के से गुना करेंगे के, यानी हम बोल सकते हैं कि k/5 डायरेक्ट, ठीक है। 10 के 1200, 1200 मतलब इसको 100 है नीचे, ये तो कटिए जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं 120। 120 से 10 कम है, 120 से 10 कम है, इससे 10 कम है, कौन, ये k/5। क्या मैं बोल सकता हूँ इसके बराबर हो जाएगा ये इसके बराबर हो जाएगा ना, बराबर हो जाएगा इसका। k/5 बोला जा रहा है, k/5 10 के 1200% से 10 कम है, यानी कि 10 के 1200% आप कीजिएगा, फिर इसमें 10 कम कीजिएगा, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा बराबर में, ठीक है। तो यहाँ क्या मैं लिख सकता हूँ, k/5 बराबर 110, तो के का मान निकल गया, 550 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक समूह के 7 लड़कों का औसत वजन 54 किग्रा है, ठीक है। जब एक नया लड़का समूह में शामिल होता है तो उसका वजन 2 किलो बढ़ जाता है, औसत वजन 2 किलो बढ़ जाता है, तो नए लड़का का वजन ज्ञात करना है, तो कैसे कीजिएगा। ये तो छोटी संख्याएं हैं, आप गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे करना नहीं है, वैसे हम बता रहे हैं शॉर्टली कैसे किया जाता है। 7 लड़के हैं, इसका औसत वजन कितना है, 54 kg है, मानते हैं आपने 54 kg, ठीक है। एक नया लड़का आ गया समूह में, एक नया लड़का एंट्री मारा, ठीक है। तो औसत वजन 2 किग्रा बढ़ गया, इसका 2 किग्रा बढ़ने का मतलब है, पहले जब 56 था, 54 था, अब हो जाएगा 56 किलो, 2 किग्रा बढ़ गया, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ 2 किलो इंक्रीज किया है, 2 kg औसत इंक्रीज किया है, तो नए लड़के का औसत क्या है, तो यदि 2 किलो एवरेज औसत इंक्रीज किया मेरे भाई, तो 7 आदमी थे ऑलरेडी पहले, तो 7 आदमी का कितना इंक्रीज हुआ होगा, यदि 2 का एवरेज इंक्रीज करें, 7 दूनी 14, यानी 14 साल इंक्रीज क्या होगा, 7 आदमी का औसत दो एवरेज किया, तो संख्याएं क्या होगा, तो गुना नहीं कीजिएगा, 7 दूनी 14, यानी 14 kg ऐसा होगा जो इंक्रीज किया है उसमें, ठीक है। और एक ये तो 56 kg आए ही थे भाई साहब, तो कितना हो गए, 70 किलो लड़के का वजन निकल गया आपका 70 किलो, ठीक है। 70 किलो आपका वजन निकल गया। बस कुछ नहीं किया, जितना औसत वृद्धि हो, जैसे मान के चलिए यहाँ दो औसत में वृद्धि हुआ, 7 आदमी था, तो कितना किलो वृद्धि हुआ होगा, 7 दूनी नहीं भाई 14 वृद्धि हुआ होगा, 14, तो उधर 7 में वृद्धि हुआ, ये खुदे ये 56, दो मतलब ये 56 किलो का आ गया, मतलब औसत 56 kg हो गया, ठीक है। तो ये टोटल का औसत निकल गया, आपको इसमें ऐड कर देना है तो 70 किलो आपका आ जाए, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक विक्रेता इतना रुपया में 42 लैपटॉप बैग खरीदता है और उन्हें 35 के लिए इतना रुपया में बेचता है, ठीक है। 35 लैपटॉप को इतना रुपया में बेचता है, और इतना रुपया लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाने चाहिए, ये आपको बताना है। एक विक्रेता 41,622 जो है, 41,622 रुपया में 42 लैपटॉप ये भाई साहब खरीदा, कि हम धंधा करेंगे, 42 लैपटॉप हमको लेना है, और उसने 35 के लिए 37,345 रुपया में 35 के दर पे बेचता है, 35 लैपटॉप को बेचता है, ठीक है। 35 लैपटॉप को 37,345 रुपया में बेचता है, तो इसको जो लाभ होता है
वो लाभ तो हो ही रहा है, और 3,952 का लाभ अर्जित करने के लिए और कितने लैपटॉप खरीदने और बेचने होंगे, ये आपको बताना। समझ गए क्वेश्चन को? 42 लैपटॉप खरीदा कितनों में? 41,622 में। क्या मैं एक लैपटॉप का बात बोल रहा? एक लैपटॉप का मूल्य क्या हो जाएगा? तो इसको डिवाइड करना होगा। डिवाइड कीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका? तो ये 5, 9, 4, 6 और 7 से, और फिर ये 6 से जाते हैं तो आपका 991 आ जाएगा। एक लैपटॉप का दाम 991 रुपया। एक लैपटॉप का दाम 991 रुपया। अब ये एक लैपटॉप को बेच कितना में रहा है? एक लैपटॉप को बेच कितना में? ये तो ये खड़े रहा है, ये करे है, ये विक्रय हो जाएगा। ये विक्रय कितना में? 35 लैपटॉप को 37,345 रुपया में बेच रहा है, तो एक लैपटॉप जानते हैं कितना में बेचेगा? इससे डिवाइड करना होगा ना। तो कितना आ जाएगा ये? 7 से पहली बार इसको ले जाइए। ठीक है, इसको 5 से घटाइएगा, कितना आ जाएगा ये संख्या? यानी कि एक लैपटॉप का विक्रय मूल्य इतना रुपया है। ठीक है, एक लैपटॉप का विक्रय मूल्य मेरा ये है, और खरीदे इतना है, तो कितना फायदा हुआ? तो आप बोल दीजिएगा ना, फायदा कितना हुआ? तो आपका फायदा 10,167 में आप बेच रहे हैं, 991 उसका खरीदा है, तो फायदा कितना हुआ? फायदा कितना हुआ? 6,0,1 106 रुपया फायदा हुआ। फायदा यानी लाभ, कितना? 106 रुपया लाभ। ठीक है, और हमको लाभ कमाना है कितना? 2,952 रुपया टोटल लाभ कमाना है, टोटल प्रॉफिट कमाना है। इतना रुपया टोटल प्रॉफिट कमाना है। एक गो को बेच रहे हैं तो 106 रुपया प्रॉफिट आ रहा है। एक लैपटॉप बेच रहे हैं तो 106 रुपया प्रॉफिट आ रहा है। इतना प्रॉफिट कमाना है, तो क्या आप बोलिएगा 106 से डिवाइड नहीं कीजिएगा आप? सॉरी 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 सॉरी, कितना आ जाएगा? ओ, 10,67 है ना, 9,9, एक इसमें जाएगा ना, 6 हो जाएगा ये। हाँ, 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। वो 76 आ जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 76 आ गया। यानी फायदा, एक लैपटॉप को बेच रहे हैं तो 76 रुपये का फायदा आ रहा है। ठीक है, टोटल फायदा कितना चाहिए हमको? इतना टोटल चाहिए। एगो बेचने पे 76 रुपया फायदा आ रहा है, तो 76 डिवाइड करेंगे तो ये मेरा टोटल लैपटॉप का संख्या आ जाएगा कि इतना लैपटॉप बेचेंगे तो मेरा इतना फायदा होगा, 3952। तो इसको डिवाइड कीजिएगा, कितने बार में जाएगा ये? लास्ट में दो डिजिट, दो है इधर, छः है, कितने बार में जाएगा? इकाई अंक दो आना चाहिए, 6 दूनी 12, इकाई अंक 2 अंक, यानी 52 लैपटॉप। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि इसको आप यदि भाग डिवाइड कीजिएगा तो 52 उत्तर है। यानी 52 लैपटॉप बेचे जाने पर उसका लाभ इतना होगा। देखिए, कुछ किए नहीं, 42 लैपटॉप बैग खरीदा, एक लैपटॉप का दाम निकाल लिए। इतना लैपटॉप बेचा, 35 लैपटॉप का दाम इतना में बेचा, तो एक लैपटॉप कितना में बेचा? एक लैपटॉप का फायदा हम निकाल लिए कि एक लैपटॉप में इतना प्रॉफिट कर रहा है ये, इतना रुपया प्रॉफिट कर रहा है एक लैपटॉप में, और हमको ये देना कि इतना प्रॉफिट कमाना है तो क्या लैपटॉप बेचना होगा। तो बस वहां से निकल गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और विशेष समझाते इस सब क्वेश्चंस को अलग अलग ऑप्शन में, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है, इसीलिए वो जितने अगले बार नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट सेशन में कवर कर देंगे। ठीक है? एक तैराक, 16 नंबर क्वेश्चन। एक तैराक धारा के अनुकूल 37 किलोमीटर पर आवर और धारा के प्रतिकूल 27 किलोमीटर पर आवर की गति से तैर सकता है, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या है? आपका बोट का चाल बताना है, कोई धारा अप्लाई नहीं हो रहा है, एकदम शांत बिल्कुल नहर है, कहीं धारा हो रहा है एकदम, मतलब कहीं वो नहीं हो रहा है, शांत जल है। तो क्या कीजिएगा, बोट का चाल निकालने के लिए आपको सबसे पहले अप स्ट्रीम में जाना होगा, कितना वो अप में गया, और डाउन में कितना गति है, मतलब धारा की दिशा में कितना गति है, और धारा के विपरीत दिशा में कितना गति है, इससे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका सिर्फ बोट का चाल निकल जाएगा। और करंट का चाल चाहिए आपको, तो विपरीत दिशा में जाने वाली चाल और डाउन दिशा में जाने वाले चाल, सॉरी माफ कीजिएगा, विपरीत दिशा, डाउन दिशा में जाने वाले चाल माइनस विपरीत दिशा में जाने वाले चाल। ठीक है, और डिवाइड बाई 2। यहाँ सिर्फ माइनस, यदि ये संख्या में यहाँ माइनस कर दीजिएगा तो ये करंट मतलब
धारा की गति निकल जाएगा। ये सिर्फ बोट का निकालना है तो डाउन प्लस ये हो जाएगा। तो धारा के अनुकूल अनुकूल जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये डाउन दिशा में जा रहा है, 37 किलोमीटर पर आवर है। प्रतिकूल मतलब धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत, यानी कितना धारा के विपरीत कितना जा रहा है, 27 किलोमीटर पर आवर। बस आपको ये वैल्यू में पुट करना, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 64। 2 से डिवाइड कीजिएगा, 32 किलोमीटर पर आवर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, 32 किलोमीटर पर आवर। अब यदि धारा का चाल हम यहाँ से निकालते हैं तो धारा का चाल कितना होता, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा में ये अप्लाई करना, धारा 5 आ जाता, बोट का 36 आ जाता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहन एक बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1320 रुपये का निवेश करता है। 6 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि मिलेगी, यह बात बताना है आपको। मोहन एक बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर इंटरेस्ट करता है, 6 वर्षों बाद कितने निकलेगा। तो साधारण ब्याज इसका पहले क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, यानी एसआई क्या होगा इसका। तो साधारण ब्याज क्या होता है, रेट गुना टाइम, सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट कितना है, रेट 6% है। टाइम कितना है, टाइम 6 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 36%। ये मेरा सिंपल सिंपल इंटरेस्ट निकला। 36% मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकला, यानी कि जितना हम धन लगाए उसका 36% यदि निकाल लेंगे तो मेरा ब्याज निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना ब्याज, निकल जाएगा ना ब्याज। ठीक, लेकिन हमको ब्याज निकालना, यदि हम इसको ब्याज निकाले भी तो 36 दूनी 72, 2 7, 7 7 5, कितना आ जाएगा इसका, 5 आ जाएगा ना, और 6 7 हो जाएगा 400, यानी 475.10 से भाग हो रहा है, 475.2, यानी इतना मेरा ब्याज आ रहा है, इतना रुपया मेरा ब्याज आ रहा है, इतना रुपया ब्याज आ रहा है। तो क्या ये उत्तर होगा, ये उत्तर, तो यही तो आप गलती कर दिए। ये उत्तर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बोल रहा है 1320 रुपये का निवेश करता है, 6 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि मिलेगा। अरे जो भी इन्वेस्ट किया था वो तो पैसा आएगा, यानी 1320 रुपया में ऐड नहीं करेंगे इसको 475.2 को, तो क्या मेरे पास आ जाएगा कितना, अरे कितना आएगा, बोलते नहीं हो यार, कितना आएगा, तो इसमें ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 5 9 7, इतना आ जाएगा 1795.2, ये आपका उत्तर था। तो इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चंस को पूरा, एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को पूरा पढ़ो, नहीं तो कभी भी धोखा खा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 15 पेन और 6 पेंसिल का मूल्य इतना रुपया है, यदि एक पेन का मूल्य 9 रुपया कम हो जाता है और एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया बढ़ जाता है तो 9 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य इतना रुपया हो जाता है। तो 12 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य आपको बताना हो। 15 पेन 6 पेंसिल का मूल्य 291 रुपया था ऑलरेडी पहले से, और मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से 9 रुपया पेन में कम हुआ और पेंसिल में 2 रुपया बढ़ गया, तो अब वही 9 पेन और 3 पेंसिल 75 रुपये में मिल जा रहा है। तो 12 पेन 3 पेंसिल का वास्तविक मूल्य क्या है ये आपको बता। 15 पेन अब प्लस 6 पेंसिल, 6 पेंसिल या इनसे हम दर्शाते हैं इसको, 291 रुपया है। तो इसको सबसे मिनिमम में लिखे तो कुछ कॉमन जा रहा है इसमें से, देखिएगा। तो ये 3 से, यानी हम बोल सकते हैं 3 × 5 = 15, 5 पेन और 2 पेंसिल, 2 पेंसिल का जो कीमत आ जाएगा वो कितना होगा, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा ना, 3 × 3 = 27, तो 21, यानी 5 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य 97 रुपया आ गया। ठीक है, ये मेरा कब का है, ये मूल्य वृद्धि या घटने से पूर्व का है, ये पूर्व वाला है। ये बाद वाला है, बाद वाला कब, जब 9 रुपया कम हो जाए 2 रुपया बढ़ जाए। तो 9 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाता है इसमें, 75 रुपया। इसको मिनिमम में हम ले लें, 3 पेन और एक पेंसिल का क्या हो जाएगा, 25 रुपया। इससे ये जाएगा, आप बोल सकते हैं 25 रुपया बराबर। 3 पेन और एक 3 पेन और 1 पेंसिल का मूल्य 25 रुपया। ठीक है, पहले यहाँ लिख लेते हैं, 5 पेन प्लस 2 पेंसिल का मूल्य है 97 रुपया। ठीक है,
और इसमें करते हैं 3 पेन और क्या निकल के आया था, एक पेंसिल, एक पेंसिल कितना 50 रुपया निकल के आया था ना। यहाँ दो तो करते तो 23 होता ना, 23 होता ना, 23 होता और इसका करते 9 या 27 जुटता है इसमें। यानी कि जो मूल 3 पेंसिल और 3 पेन और एक पेंसिल का जो मेरा पहले वाला मूल्य था परिवर्तन से पहले वो 50 रुपया था, इसके बराबर कर देता हूँ। कोई एक संख्या इसमें कटेगा तो पेंसिल को हम उड़ाते हैं, पेंसिल को उड़ाने के लिए इसको बराबर करना होगा, तो कॉर्नर गुना कर दीजिए इसका, ये इसमें एक का इसमें दो का गुना हो जाएगा, तो ये तो होगा ही 97 और ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं कट जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा तो ये कट जाएगा, इसको 5 ये 3 दूनी 6 चला जाएगा तो यहाँ माइनस पी आ जाएगा, माइनस मतलब पेन आ जाएगा, और यदि ये जाएगा तो 3 रुपया माइनस में जाएगा। तो ये क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एक पेन का कीमत कितना आ गया मेरे पास, 3 रुपया, 3 रुपया। एक पेन का कीमत 3 रुपया आ गया, तो क्या पूछा जा रहा है, तो 12 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो पेंसिल का मूल्य निकाल ले, एक पेन का कीमत आपका इतना रुपया है, 3 रुपया, तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो 3 रुपया है तो 3 × 9 रुपया हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा ना, तो 9 रुपया इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं एक पेंसिल की कीमत 41 रुपया निकल के आ रहा है। यानी कि एक पेंसिल का जो कीमत निकल के आ रहा है वो 41 रुपया निकल के आ रहा है। बस इसमें आपको वैल्यू पुट करना था, इसमें आपको वैल्यू पुट करना था इसमें। तो 12 पेन का क्या हो जाएगा, एक पेन का 3 तो 12 पेन का 36 और एक पेंसिल का 41 तो 3 पेंसिल का 123, तो क्या ये संख्या हो जाएगा 159। यही आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। समझे, कुछ नहीं किए, यहाँ इसको कटाते तो भी सही है, नहीं कटाते तो भी सही है, यहाँ पे यहाँ इसीलिए हम इसको ये कॉमन लेकर कटाए कि सबसे मिनिमम गुना करने में हमको आसानी हो, समझ गए। फिर इसको यहाँ लाए, इसको पूर्ववर्ती मूल्य हम ला दिए, जैसे मान के चलो 3 पेन था, 3 पेन और एक पेंसिल का मूल्य इतना रुपया, ये तो बढ़ने घटने के बाद ना, जब 9 रुपया कम हुआ और ये 2 रुपया बढ़ा, ठीक है, यदि ये नहीं घटता और बढ़ता तब इसका मूल्य कितना होता, तब हम यहाँ जानते हैं एक पेन एक के पेंसिल है, एक के पेंसिल का तो 2 रुपया तो ये बढ़ा होगा, बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं इसमें हम माइनस करेंगे तब ना मेरा पूर्ववर्ती आएगा, बढ़ने के बाद ये मेरा मूल्य, घटने से पहले तो 23 हुआ रहा होगा, और 3 का इसका एक का 9 तो 9 या 27, 27 को 8 किया 50 आ गया, यानी हम बोल सकते हैं 3 पेन और एक पेंसिल पूर्ववर्ती मूल्य बढ़ने से पहले मेरा 50 रुपया था। बस ये समीकरण में यहाँ अप्लाई कर दिए, ये तो आप भी कर सकते हैं, यहाँ से निकल जाए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीन संख्याएं दिया गया है 15/14 इतना 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 अनुपात में, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 30 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्याएं ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्याएं क्या। तो यदि 5/14 रेशियो में 16/13 है और 20/14 दिया गया है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए जितना जो भी हर है इसका एलसीएम लेके गुना करना पड़ेगा, तब ये सिंपल फॉर्म में आएगा, फिर इसको जोड़ के इसका डिवाइड कीजिएगा, अंतर बराबर अंतर करके। ठीक है, तो उतना एलसीएम लेने का टाइम है ना, एलसीएम लेना नहीं है। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए इसको। तो क्या बोला जा रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 30 है। इसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है, लॉजिकली देखिए आप, यदि 13 से ये जाएगा तो 13 आ जाएगा और 0.0 आ जाएगा, तो ये तक 3 तो 13 दूनी 26, यानी समथिंग 1.2 के आसपास आएगा ये। ठीक है, यदि हम इसको करते हैं तो यहाँ तो दशमलव चला जाएगा, यानी ये तो छोटी संख्या आएगा। ठीक है, इसको करते हैं तो 14 का 14, ठीक है, तो 6 बचेगा 4 बार में लगभग, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आया, तो ये बड़ी संख्या मेरा ये 20/14 हो जाएगा, 14x। ठीक है, और ये सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या दशमलव से पहले जीरो ये आ रहा है, 0.5/14। ठीक है, ठीक है, तो इसका अंतर पूछ रहा था, इसका अंतर ये दोनों का यदि अंतर करेंगे वो 30 के बराबर होगा। बस यही क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से आपका निकल जाएगा, 14 आप ले लीजिए तो 15x हो जाएगा बराबर 30, तो यहाँ से 2 बार में चला जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 28। x का वैल्यू क्या निकला आपके पास 28। तो पूछा किसका गया, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी निकल के आया था इसमें, तो सबसे बड़ी संख्या 20/14, यानी 20/14 हम x माने हैं सबको, यहाँ पे x माने हैं 20/14, इससे 28 है, x का वैल्यू 28 दिया गया है,
14 28, 20 40, आपका 40 उत्तर होगा। ठीक है, एलसीएम लेके भी आप साधारण रूप में उसको पूर्णांक ना साधारण रूप में तोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों तोड़ना जाए, जब मेरा अंतर है, अंतर देके हो ही रहा है तो क्यों तोड़ना जाए। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइन 4 थीटा, ये तो cos पे पावर 4 थीटा हाफ का वैल्यू दिया गया है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम तोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, अरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर में तोड़ सकते हैं कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यानी हम करेंगे तो ए स्क्वायर, यदि हम इसको स्क्वायर में ऐसे नहीं मानेगा मेरा भाई, स्क्वायर यानी ये, तो साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए माइनस बी। तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक नहीं हो जाएगा, तो ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हाफ। अरे ये हाफे का वैल्यू है ना, हाफ हो जाएगा। तो यदि इस ये फार्मूला यूज कीजिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला यूज कीजिएगा तो ये 1 साइन हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये जाएगा कॉमन -1 बराबर हाफ, इसका भी वैल्यू हाफ ही निकल के आ रहा है, तो इसका उत्तर हाफ ही। ठीक है, ये फार्मूला पे बेस था, यही फार्मूला निकल के इसको आप कीजिएगा, ये फार्मूला में तोड़िएगा तो यही फार्मूला निकल के आ जाएगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर हाफ। ठीक है, तो आज यहीं तक, और ये था क्वेश्चंस आपका आज का। कैसा लगा वीडियो, लाइक करके बताइएगा आप लोग, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग चले जाइए, ये सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आ जाएगा आपका। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और लाइक जरूर, सेशन पसंद आ गया हो तो लाइक करें, यदि क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और शेयर जरूर करें न्यू स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और मैं टॉपिक वाइज लेके नया चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूँ, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि 12th लेवल एनटीपीसी एग्जाम से आगे बच्चे का, तो उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवा दूं जिसमें आने वाले बच्चे 1 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इंक्रीज कर पाए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।